हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूज़। बराबर, मेथड्स की, इस मेथड्स की नीड क्या है पहले वो समझ लो, एप्लीकेबिलिटी क्या है वो समझ लो। काफ़ी लोगों को ये नहीं समझता कि मेथड्स की नीड क्या है, ये ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। बराबर, तो जैसे कि नाम ही है मेथड ऑफ प्राइसिंग, कि हमको प्राइसिंग चाहिए। प्राइसिंग दो चीज़ों में लगती है। एक है कि जो मटेरियल हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, जो मटेरियल हम कंज्यूम करते जा रहे हैं वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चार्ज होता है, और जो बचा हुआ रिमेनिंग स्टॉक होता है वो हमारे स्टॉक में जाता है, तो स्टॉक के लिए भी प्राइसिंग लगती है। तो दो ऐसे रीजन है, एक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक है इन्वेंट्री। ये दो के वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, और ये वैल्यूएशन के मेथड्स है कि हम जो भी बाय कर रहे हैं, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या जो भी हमारा स्टॉक बचता है वो आता कहाँ से, हम बाय करते हैं। अब आप बाय जब करते हो साल भर, थ्रू आउट द ईयर आप बाय करते हो। अब जब आप बाय करोगे तो एक बात आपको ध्यान देना है कि जो प्राइजेस पे आप बाय करते हो वो सब अलग अलग होती है। क्या साल भर में सारे जो भी आपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं सप्लायर को, क्या सबके रेट सेम होते हैं? क्या इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज नहीं है? क्या डिमांड सप्लाई नाम की कोई चीज नहीं है? अरे प्राइजेस आर बाउंड टू फ्लक्चुएट। प्राइजेस हर मंथ हर वीक चेंज होते हैं, काफी प्रोडक्ट्स में तो हर रोज चेंज होते हैं, बट मंथली बेसिस पे तो चेंज होते ही हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं जिसके प्राइस ही चेंज ना हो, भले स्लाइड चेंज हो, अरे लेकिन चेंज तो होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये प्राइस चेंज की वजह से ये पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें। हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग लॉट पे लिए और अलग अलग प्राइस पे लिए। अब हमको मैच करना पड़ता है, हमको मैच करना पड़ता है कि कौन सा लॉट कंज्यूम हो गया है और कौन सा लॉट स्टॉक में पड़ा है। अब ये क्यों इतना आसान नहीं है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सेम है, सिमिलर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। एग्जाम्पल ले लो, टीवी वाला जो शॉप है, टीवी सेल करते हो आप, टीवी के रिटेलर हो, आप बाय करते हो सेल करते हो। अब टीवी तो सारे सेम होते हैं, अलग अलग फीचर्स वाले हैं तो वो तो चलो ठीक है, अलग अलग है, पर एक ही फीचर वाले अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो तो वो तो आप मिक्स कर देते हो ना। लॉट वाइज रखते हो क्या कि ये डेट वाला है, ये डेट वाला है, उस पर क्या बिल चिपका के रखोगे क्या? आप मिक्स कर देते हो। आपके लिए हर प्रोडक्ट सेम होता है और आप एक ही प्राइस पे बेचते हो, पर उसकी कॉस्ट अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली जो आपको दिखती नहीं है कि आप अगर गोडाउन में जाओ या आप अपने शोरूम में देखो, सारे प्रोडक्ट एक जगह सब रखे जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं, हम कोई फर्क नहीं करते क्योंकि प्रोडक्ट सिमिलर है, होमोजीनियस है। बट जब आप प्राइसिंग करोगे, जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा जो मैं बेच रहा हूं वो कौन से कॉस्ट का है और जो बच गए हैं उसका कॉस्ट कितना है, क्योंकि सबका अलग अलग है। प्रॉब्लम ये है कि सबका अलग अलग है। हमको पता है कि हर प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पे आया है, अलग अलग कॉस्ट पे आया है, तो इसीलिए हमको उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है। अब ये साल भर अगर आप इतना दिमाग लगाओगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो हम रियल लाइफ में ये फॉलो नहीं करते हैं, हम फिजिकल जब बिजनेस कर रहे हैं तब ये हम फॉलो नहीं करते, हम ये सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आई होप क्लियर है। हाँ, ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए हो रहा है। फिजिकली जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैं करता हूं। जो बिजनेस प्रोडक्ट का फीचर है मैं उसी के हिसाब से करता हूं। नॉर्मल फीचर क्या होता है कि नॉर्मल फीचर होता है कि जो पुराने गुड्स पड़े होते हैं ना, अपन पहले वो बेचते हैं, मतलब फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आते हैं वो पहले बेच देते हैं क्योंकि वो खराब ना हो जाए, पुराने ना हो जाए, इसलिए हम पुराना पहले बेचते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आप ये टेक्निक यूज करोगे। पर अगर आपके प्रोडक्ट्स की लाइफ बहुत ज्यादा है और कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे टीवी आप रख सकते हो, कुछ महीने कुछ साल रख सकते हो, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो उसमें मे भी आप चूज ना करो, पिक ना करो, जो सामने दिखा वो आप दे देते हो। काफी बिजनेस में ऐसा ही होता है, वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, जो दिखा ले लो, क्योंकि उसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की लाइफ ज्यादा होती है। पर जो गुड्स में प्रॉब्लम होता है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, पूरा फ्रूट्स हैं, वो लोग पुराने या जो पहले लाए गए थे वो पहले देते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। तो काफी प्रोडक्ट्स में फीफो मेथड बहुत ज्यादा फिजिकली यूज होती है और इसलिए वो ज्यादा एस्टैब्लिश मेथड भी मानी जाती है, क्योंकि रियल लाइफ में आप करते ही वैसा हो। पर काफी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। दो चार प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उल्टे हैं, जितना पुराना हो उतना अच्छा है, जितना पुराना हो उतना अच्छा है। तो उसके भी एग्जाम्पल आते हैं कि काफी प्रोडक्ट्स में उनको प्रिजर्व करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट मैच्योर हो, उसमें टेस्ट आए, उसमें कुछ फीचर आए, तो उसके लिए कुछ जेस्टेशन पीरियड होता है।
तो वो तो जितना आप रखो उतना अच्छा है। एग्जाम्पल आपको बुक्स में दिखेगा, वाइन, वाइन जितनी पुरानी हो उतना अच्छा होता है, उसका टेस्ट और सुधरता है। सर आपको कैसे पता? तो मैंने सिर्फ सुना है, मैंने कभी पिया नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस सुना है कि वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती है। यह आपने सुना होगा कि महंगी होते जाती है उतना, और उसका क्रेज ज़्यादा होता है, उसका और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जितना वो पुराना हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था, ये नीड थी कि क्यों आपको ये मेथड्स की ज़रूरत है। तो मुझे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ताकि मैं कॉस्ट पे चार्ज कर सकूं। अकाउंटिंग में मुझे कॉस्ट चार्ज करनी होती है, तो मुझे पता करना होता है कि जो मैं इशू कर रहा हूं, बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर आप पढ़ चुके हो, तो गुड्स आएंगे, फिर गुड्स में इशू करूंगा। मैं स्टोर्स वाला हूं ना, स्टोर्स में गुड्स पड़े हैं, गुड्स आएंगे, रिसीव होंगे, गुड्स रिसीव नोट से मैं एंट्री करूंगा, फिर जब मटेरियल रिक्वेशन नोट आएगा तो मैं इशू करूंगा। अब इशू करते वक्त स्टोर्स लेजर जो बनता है उसमें आपको रेट लगता है, बिन कार्ड में नहीं लगता। बिन कार्ड में तो सिर्फ क्वांटिटी होती है, वहां तो काम चल जाएगा, डे टू डे फिजिकल इंटरप्शन होगा ही नहीं। पर जब आप स्टोर्स लेजर बनाओगे तब काम रुक जाएगा, आपको लगेगा रेट। जब आ रहा है तो प्राइस आ रहा है, परचेस ऑर्डर में रेट लिखा होता है, परचेस ऑर्डर में रेट लिखा होता है। रिसिप्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इशू वाले में। तो इशू करते वक्त अगर आपके पास एक से ज्यादा लॉट है, इशू करते वक्त एक ही लॉट है, एक ही लॉट वाला प्राइस वाला, एक ही प्राइस वाला लॉट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वहां मेथड अप्लाई नहीं होती। जब भी आपके स्टॉक में एक से ज्यादा प्राइसेस पे बाय किए हुए लॉट्स वाले गुड्स पड़े हैं, तब आपको सोचना पड़ता है और तब आपको मेथड की जरूरत पड़ती है। और मेथड की जरूरत सिर्फ इशू करते वक्त ही पड़ती है, रिसिप्ट करते वक्त भी नहीं पड़ती, बैलेंस निकालते वक्त भी नहीं पड़ती। ये भी बहुत क्लैरिटी रखो माइंड में। सिर्फ जब आप मटेरियल इशू करते हो तब आपको रेट निकालने की जरूरत पड़ती है, और वो रेट निकालने के लिए आपको मेथड अप्लाई करना है, कि वो फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, जो भी मेथड्स अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इशू के वक्त ही ये ध्यान में आता है। और ये पूरी प्राइसिंग की सिस्टम्स सिर्फ स्टोर्स लेजर बनाते वक्त बनाते हैं, बिन कार्ड में इसका कोई काम नहीं है। तो सब कंसेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, बिन कार्ड में रेट्स निकालने नहीं पड़ते, वहां प्राइस होता ही नहीं है, वहां वैल्यू होता ही नहीं है, वहां सिर्फ क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी एडलेस होती है, तो वहां ये सब एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब आप स्टोर्स लेजर बनाओगे आपको वैल्यू निकालना पड़ता है, और वैल्यू निकालने के लिए रेट लगता है, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू। तो वैल्यू निकलता है स्टोर्स लेजर में, अपन ने पढ़ा है, और वो वैल्यू रेट निकाले बिना आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली हम पढ़ेंगे स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर बनाने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं मेथड्स। ठीक है, When materials are issued to production department, a difficulty arises regarding the price. ठीक है, जब आप इशू करते हो तो आप क्या प्राइस चार्ज करो, क्या कॉस्ट आप चार्ज करोगे, प्राइस एट विच मटेरियल इशूड आर टू बी चार्ज। द सेम टाइप ऑफ मटेरियल मे हैव बीन परचेज्ड इन डिफरेंट लॉट्स एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्राइसेस। समझ में आ रहा है? दिया है देखो, सब सेम टाइप का मटेरियल है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आप फिजिकली डिफरेंस नहीं कर पाओगे, बट वो अलग अलग लॉट्स में बाय किया है, अलग अलग टाइम पे किया गया है, और अलग अलग प्राइजेस पे किया गया है, क्योंकि डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं। दिस मीन्स दैट द एक्चुअल कॉस्ट कैन टेक ऑन सेवरल डिफरेंट वैल्यूज एंड सेम मेथड ऑफ प्राइसिंग, द इशू ऑफ मटेरियल मस्ट बी सिलेक्टेड। बराबर, तो आप कंसिस्टेंटली एक ही मेथड फॉलो करो तो आपके प्राइसिंग बेटर होंगे। आप मेथड्स बार बार बदलो मत, कि नेचर ऑफ एक्टिविटी बदल नहीं रही है। जब नेचर ऑफ एक्टिविटी बदल नहीं रही है तो आप मेथड क्यों बदल रहे हो? अगर आपका नेचर बदल रहा है, प्रोडक्ट बदल रहा है, तो अलग बात है, तो आप मेथड में भी चेंज कर पाओ। पर एक बार जब आप सिलेक्ट कर रहे हो प्राइसिंग को, तो फिर आपको चेंज नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई करते रहना चाहिए, ताकि ओवर द इयर्स आपकी कॉस्ट और प्राइसिंग सही आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक क्वेश्चन तो इसी पे आता है कि अब ये थोड़ा याद करने वाला होगा, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, कि ये सब आपको याद करना है कि कौन से टाइप में कौन से मेथड से। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा मेथड है, कौन सा नहीं है। बराबर, ये याद करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो, बेसिकली 3 टाइप हैं। कॉस्ट प्राइस मेथड, यानी कॉस्ट से वो प्राइस निकाली जाएगी। सेकेंड है एवरेज प्राइस, एवरेजिंग का कंसेप्ट यूज होगा कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप एवरेज मेथड ज़्यादा यूज कर सकते हो, कन्वीनियंट होती है। ठीक है, अगर कोई ट्रेंड ना हो, ट्रेंड होते हैं तो अलग बात है। फिर है नोशनल प्राइस मेथड। नोशनल यानी काल्पनिक वैल्यू लिए जाएगी, यानी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट हम नहीं लेंगे, हम कुछ कंपैरेटिव वैल्यू लेंगे या कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यू लेंगे। तो ऐसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। पहला है कॉस्ट प्राइस मेथड, दूसरा है एवरेज प्राइस मेथड, और थर्ड है नोशनल प्राइस मेथड। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
a cost price method? Which of the following is a notional price method? Is not a notional price method? बराबर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. एवरेज पे नॉर्मली नहीं आता क्योंकि नाम में ही एवरेज होता है, तो इतना बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन आते नहीं है. तो एवरेज वालों का चलो ठीक है, नाम नहीं आता क्योंकि हर नाम में वर्ड एवरेज है तो निकालना बहुत आसान हो जाता है. बट कॉस्ट प्राइस मेथड्स और नोशनल प्राइस मेथड्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट प्राइस मेथड. लिस्ट दी होगी, लिस्ट वाले भी क्वेश्चन आते ही हैं. लिस्ट दी होगी 7-8 मेथड्स की, उसमें से कुछ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन सी कॉस्ट प्राइस मेथड है. ठीक है, तो ये याद करने वाले आइटम्स है. चलिए नाम पहले पढ़ लेते हैं. पहला है कॉस्ट प्राइस मेथड, पहला है फीफो स्पेसिफिक प्राइस. स्पेसिफिक प्राइस होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, वो होमोजीनियस है ही नहीं, एक स्पेशल प्रोडक्ट लाया, एक ही लॉट लाया या एक ही बार लाया या एक ही पीस लाया, तो उसका तो बिल आपके पास अलग होगा ना. वो तो डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट है. डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं जाती. प्रॉब्लम जाती है जो गुड्स पूरे सेम है, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो उसमें मिक्स हो जाते हैं. पर अगर कोई प्रोडक्ट ही अलग है, एक स्पेशल प्रोडक्ट लाया, स्पेशल प्राइस पे लाया, तो उसका बिल तो अलग होगा ना. वो तो बिल से आप अलग ही कर सकते हो, उसमें काय को मेथड होना आपको. तो जो यूनिक गुड्स हैं उसमें ये मेथड होती है स्पेसिफाइड प्राइस. जितने पे लाया एग्जैक्टली उतने पे ही प्राइस करो. ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए होता है. फिर है नॉर्मल मेथड्स, फीफो, लीफो, हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, और फिर है बेस स्टॉक मेथड्स. ये 5 मेथड्स अभी अपन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. और फिर एवरेज में तो बहुत सारे हैं. सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, पीरियोडिक सिंपल एवरेज, मूविंग सिंपल एवरेज और मूविंग वेटेड एवरेज. ठीक है, ऐसे 5 मेथड्स हैं. और नोशनल प्राइस में है पहला स्टैंडर्ड प्राइस, बराबर. स्टैंडर्ड कॉस्ट जैसे अपन ने पढ़ा है वैसे ही स्टैंडर्ड प्राइस होता है. उसके अंदर भी 2 हैं, एक है करंट स्टैंडर्ड और एक है बेसिक स्टैंडर्ड. ये अपन सब पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स. और ये शायद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आएगा आपको. इस चैप्टर में एक्चुअली ज्यादा दिया नहीं है, ये टॉपिक आएगा, पर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आएगा. कितने अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सब मैं वहां आपको बताने वाला हूं. फिर है इन्फ्लेटेड प्राइस, बराबर, इन्फ्लेशन काउंट करके. नॉर्मल जो कॉस्ट वाला होता है या नॉर्मल जो अपनी अकाउंटिंग होती है उसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता, तो इन्फ्लेटेड प्राइस का भी एक मेथड यूज कर सकते हो. फिर थर्ड है मार्केट प्राइस. मार्केट वैल्यू से आप कॉस्ट निकालोगे, यानी कंपेरेबल प्राइसेस बोलते हैं उसको. तो एक होता है उसके अंदर रिप्लेसमेंट प्राइस, कि सेम प्रोडक्ट अगर आप आज लो, सेम प्रोडक्ट अगर आप आज के प्राइसेस पे लो तो कितने में मिलेगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू. और एक होता है रियलाइजेशन प्राइस, कि जो प्रोडक्ट बचा है, जो इन्वेंट्री में बचा है, अगर आप उसको बेचने जाओगे तो कितने में वो बिकेगा. सेल वैल्यू को बोलते हैं रियलाइजेशन प्राइस, बराबर. तो एक खरीदने का प्राइस है और एक बेचने का प्राइस है. सर वो तो सेम होता है. अरे ऐसा नहीं होता, खरीदने का प्राइस अलग होता है, बेचने का प्राइस अलग होता है. ठीक है, तो ये ओवरव्यू है. इस पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है जो आपको याद करना है, नाम. ठीक है, अब मेरा रोल चालू होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला कैटेगरी है कॉस्ट प्राइस मेथड्स. सबसे पहला है स्पेसिफाइड प्राइस, यानी आइडेंटिफाइबल मेथड. मतलब ये कौन से गुड्स के लिए है जो यूनिक है, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, जिसको आप अलग कर सकते हो, यूनिक गुड्स. तो उसमें कोई नॉर्मल मेथड की जरूरत नहीं है. जो प्राइस पे आया है वो प्राइस पे चार्ज करो, 1 to 1 आप मैच कर सकते हो. ठीक है, आपको कोई अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है. समटाइम्स मटेरियल परचेज टू बी यूटिलाइज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, बराबर. और जनरल गुड्स नहीं, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए लगे थे और आपको याद है कि वो कहां लगे थे और कितने में लिए थे. जनरल गुड्स नहीं है. यूटिलाइज इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और इशूज कैन बी आइडेंटिफाइड विथ अ पर्टिकुलर रिसिप्ट. आप रिसिप्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आपको प्राइस वहीं से मिल जाएगा. इन दीज केसेस द एक्चुअल परचेज प्राइस कैन बी चार्ज. दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड व्हेन द प्राइसेस आर स्टेबल. ये भी मतलब एक रीजन है कि प्राइसेस स्टेबल हैं, अगर फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहे हैं तो भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सब में बिल का प्राइस सेम ही होगा. तो आपको एक्चुअली मेथड की जरूरत ही नहीं है, न फीफो न लीफो न कोई ऐसा मेथड. और व्हेन द मटेरियल्स आर कवर्ड बाय प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स, दिस मेथड हैज लिमिटेड एप्लीकेशन ओनली, बराबर. तो ये सिर्फ यूनिक गुड्स में ही होता है कि कोई भी वजह से अगर आपने कुछ यूनिक गुड्स लाए थे या किसी एक पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर के लिए लाए थे, तो वो मेथड उस गुड्स के लिए लगता है स्पेसिफाइड प्राइस मेथड. आप 1 to 1 आइडेंटिफाई करते हो कि उसका कौन सा बिल था, कौन सा बिल था, क्योंकि उसमें कुछ पेक्युलरिटी होगी, कुछ तो अलग फीचर होगा जिसकी वजह से आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे टीवी की एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग साइज के टीवी आते हैं ना, तो अगर कोई कस्टमर आया, उसने बहुत ही बड़े साइज का टीवी आपसे मांगा और आपने बस उसी के लिए साल में 1 या 2 ही टीवी मंगाए थे, तो आप तो 1 to 1 आइडेंटिफाई कर सकते हो ना.
अलग ही फीचर है, अलग बिल से आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो आप उसका प्राइस वही रखो, उसमें कोई मेथड की जरूरत नहीं है। तो स्पेसिफाइड प्राइस मेथड मतलब आप फ्लो मैच नहीं कर रहे हो, वन ऑन वन आपको आइडेंटिफाई हो रहा है और आप सेम प्राइस चार्ज कर रहे हो। गुड्स के जो फ्लो हैं उसमें आप कोई अजम्पशन नहीं ले रहे हो, क्योंकि बाकी मेथड्स में अजम्पशन होता है। चलिए, तो यूनिक गुड्स के लिए स्पेसिफाइड प्राइस मेथड। अब जब होमोजीनियस गुड्स हैं, आइडेंटिकल गुड्स हैं, अलग अलग प्राइस पे खरीदे हैं, तो अब ये मेथड स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये मेथड का अजम्पशन ही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो आप इशू कर रहे हो, आउट मतलब इशू, इन मतलब परचेस, तो जब आप इशू कर रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट आप इशू कर रहे हो, जो फर्स्ट इन आया था डेट वाइज, जो भी आपने पहले सबसे पहले खरीदा था, वो बिल का जो प्राइस है वो आप उस पर चार्ज करोगे। जब भी देखो आप इशू कर रहे हो, आपके पास कुछ गुड्स पड़े हैं, अलग अलग लॉट, मतलब अलग अलग इस पे आए होंगे। अब आप फिजिकली जाके कुछ नहीं कर रहे हो, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए हो रहा है कि मेरे पास, देखो एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास एक गोडाउन है, ठीक है, टीवी है, टीवी बड़े, ऐसे मेरे पास 100 टीवी है, 100 टीवी है। अब कौन सा कब आया था, कौन से बिल में आया था, वो मैं नहीं देख रहा। फिजिकल देखो, ऐसे 100 टीवी पड़े हैं, पर 100 टीवी के जब मैं बिल देखता हूं, 100 टीवी के जब मैं बिल देखता हूं, तो मेरे पास 4 बिल हैं, 4 अलग अलग बिल हैं, मतलब 4 अलग अलग रेट्स हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं फिजिकली जाके वो नहीं देखूंगा, फिजिकली जाके वो नहीं देखूंगा कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, मैं बिल से देखूंगा। मैं बिल देखूंगा कि चलो ये 4 बिल हैं, ये सबसे पहला है, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ है, डेट वाइज। तो सबसे पहले वाले का जो रेट है वो मैं इशू करते वक्त चार्ज कर दूंगा। तो ये मेथड कौन सी है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आ रहा है? फिजिकल जाके मैंने देखा ही नहीं, फिजिकली देखना ही नहीं, बिल वाइज देखना है कि जितना भी मेरे पास अभी स्टॉक पड़ा है उसके कितने बिल्स हैं, कौन कौन से बिल के ये पड़े हैं, स्टॉक पड़े हैं, ठीक है। और वो आपको बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर से दिखता है, बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर से दिखता है, ठीक है। तो ऐसा होगा। फिर ये अगर लॉट साइज खत्म हो गया, सपोज ये बिल है, बिल ये है 25 टीवी का, ये भी 25 का है, 25 चारों, चलो 25 क्वांटिटी ऑफ टीवी के हैं, टोटल 100, ठीक है। तो अब अगले जो भी मैं 25 टीवी इशू करूंगा अप टू 25, ठीक है, उसके लिए मैं ये वाला रेट अप्लाई करूंगा। फिर जब 25 खत्म हो जाएंगे, फिर और आगे का होगा, तो फिर ये रेट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और आगे जो बिल जुड़ते जाएंगे वो आएगा, मतलब सीक्वेंस में आएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपन देखेंगे टाइम वाइज, ठीक है। तो ये मेथड है फीफो। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, ये सारे मेथड्स एक्चुअली अजम्पशन पे है, फ्लो ऑफ गुड्स के अजम्पशन पे है। काय के अजम्पशन के है? फ्लो ऑफ गुड्स, ठीक है, ऑन द अजम्पशन दैट मटेरियल विच आर परचेज फर्स्ट, जो सबसे पहले खरीदे, विच आर परचेज फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट यूजेस द प्राइस, बराबर, क्या लेना है? प्राइस लेना है। इट यूजेस द प्राइस ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ मटेरियल परचेज फॉर ऑल द इशूज अंटिल ऑल द यूनिट्स फ्रॉम हिज बैच, बराबर, वो बैच की क्वांटिटी होती है ना, 25 टीवी का अगर बिल है तो अप टू 25 टीवी जो भी आप इशू करोगे वो सेम रेट लेते रहना है। जैसे 25 टीवी खत्म हो गए, फिर नेक्स्ट लॉट आएगा, फिर नेक्स्ट बिल का रेट आप यूज करोगे, ठीक है। तो बैच साइज होता है, प्रॉपर बिल का एक मतलब लॉट साइज होता है। फ्रॉम हिज बैच हैव बीन इशूड, इन अदर वर्ड्स मटेरियल इशूड एट द ओल्डेस्ट प्राइस, जो सबसे पहले खरीदा था वो आप इशू के लिए चार्ज कर देते हो। ओल्डेस्ट कॉस्ट प्राइस लिस्टेड इन द स्टोर्स लेजर एंड दस मटेरियल इन स्टॉक आर वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ द लेटेस्ट परचेज। तो एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है क्या, कि कौन सी मेथड में जो स्टॉक है वो लेटेस्ट प्राइस पे आता है? कौन सी मेथड है जिसमें स्टॉक लेटेस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है? तो कौन सी मेथड है? फीफो, क्योंकि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर देते हो। तो आपके स्टॉक में कौन से गुड्स होते हैं? लेटेस्ट वाले, लेटेस्ट प्राइस वाले गुड्स, लेटेस्ट प्राइस वाले गुड्स। फिजिकल की मैं बात नहीं कर रहा, पहले ही बोल रहा हूं, कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि अपन इमेजिन फिजिकल करते हैं, मैं फिजिकल की बात ही नहीं कर रहा। जो भी लेटेस्ट खरीदे उसके जो भी लेटेस्ट बिल्स हैं वो रेट लेके आप वैल्यूएशन करते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। फिर है, इट शुड बी नोटेड दैट द अजम्पशन ऑफ फीफो इज ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पस। क्या बात है, पर्पस दिया है।
पूरा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, पढ़ते जाऊंगा मैं. इट शुड बी नोटेड दैट द अजम्पशन ऑफ द FIFO is only for accounting purpose, that is physical flow of material need not necessarily be in the order of the flow of cost. तो जैसे आप अज्यूम कर रहे हो फिजिकल फ्लो भी वैसा ही रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई मैच नहीं कर रहा. दो नॉर्मली मटेरियल वुड बी एक्सपेक्टेड टू मूव आउट ऑफ स्टॉक ऑन अप्रोक्सीमेटली FIFO बेस. जो मैंने बताया 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स में यही होता है कि खराब ना हो जाए, पुराना ना हो जाए, इसलिए अपन पहले जो खरीदा है वही पहले देते हैं 90% ऑफ द गुड्स. पर कुछ गुड्स एक्सेप्शनल होते हैं जिसमें उल्टा भी होता है, ठीक है. बिकॉज ओल्डर स्टॉक्स आर यूजुअली यूज्ड अप फर्स्ट, बराबर, ताकि वो खराब ना हो, टेक्नोलॉजिकली पुराना ना हो, यूजलेस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इसलिए अपन पुराना माल पहले इशू करवा देते हैं और लेटेस्ट गुड्स रखते हैं, बराबर. तो आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा ध्यान देना है, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ रहा है. यही जो डेटा है ये सारे मेथड्स में यूज किया गया है, ठीक है. तो ध्यान देना. पहला है रिसिप्ट, ठीक है. रिसिप्ट दिए हैं कि दो अलग अलग लॉट में आपने बाई किए. अब इसमें डेट वाइज सोचना है, डेट वाइज सोचना है, ठीक है. पूरा जो ये स्टोर्स लेजर बनता है सब डेट वाइज बनता है. देखो 20 अक्टूबर को आपने 500 kgs का एक लॉट लिया और उसका रेट था 5 पर kg, ठीक है. 500 kgs एट द रेट ऑफ 5 पर kg. फिर 23 को आपने दूसरा लॉट लिया 250 kg, लेकिन रेट अब बढ़ गया, इन्फ्लेशन 5.5. अब आपके पास टोटल गुड्स कितने हो गए 750 गुड्स है आपके पास जो अलग अलग रेट पे लिए गए. अब दिया देखो कि इशू कर रहे हो आप 25 अक्टूबर को इशू कर रहे हो, मतलब 23 के बाद, मतलब आपके गोडाउन में कितने गुड्स हैं 750 और दो अलग अलग रेट्स पे लिए गए. तब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से रेट वाले गुड्स आप इशू कर रहे हो. बोलो कितना क्वांटिटी दिया है. इशू ऑफ 600 kg विल बी वैल्यूड एज फॉलोज. बोलो FIFO मेथड के हिसाब से क्या करना चाहिए, 600 kg आप दे रहे हो, तो FIFO मेथड से कौन सा पहले दिया होगा, फर्स्ट इन जो हुआ है, फर्स्ट इन डेट वाइज कौन सा हुआ है 20 अक्टूबर. तो 500 किलोस पहले मैंने कौन से दिए होंगे 5 रुपीस वाले रेट के, और 100 जो बचे फिर वो 250 में से दिए होंगे, मतलब पार्टली पूरे 600 के लिए एक रेट नहीं है क्योंकि वो दो अलग अलग लॉट से दे रहा हूं मैं. तो बोलो क्या होगा, पहला लॉट पूरे 500 एट द रेट ऑफ 5 और जो रिमेनिंग है 600 माइनस 500 कितना बचता है 100. तो 100 वहां से आया 600 माइनस 500 और वो मैं जो सेकेंड रेट है जो 250 वाले केजी के लॉट का जो प्राइस है वो चार्ज करूंगा. समझ में आ रहा है. तो ऐसे उसका टोटल प्राइस निकाला जाएगा. देखो 500 इंटू 5 वो आएगा 2500 प्लस 100 इंटू 5.5 तो आएगा 550. तो टोटल कॉस्ट कितनी चार्ज होगी 3050. इशू का टोटल कॉस्ट चार्ज होगा 3050. ठीक है, इस तरह से होगा. लॉट आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो 600 में मैं जो भी सबसे पहले आया 500 वाला लॉट आया पूरा 500 दूंगा, 100 कम पड़ गए तो वो सेकेंड लॉट से दूंगा. ठीक है, इस तरह से होता है. ठीक है, आई होप आपको ख्याल में आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. अब ये जो मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पढ़ूंगा और कुछ कुछ कंपैरेटिव पॉइंट्स भी आएंगे, इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो थोड़े से हाई लेवल हैं, कंफ्यूजिंग हैं, या जिसका कोई प्रैक्टिकल मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है. तो 1-2 पॉइंट्स में से कट करवाने वाला हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो. कि मुझे लगता है बस वो 2-3 पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो आपको लगभग पूरा समझ में आ जाएगा. पर वो 1-2 पॉइंट्स हो सकता है कुछ टाइप के स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करें और इस लेवल तक डिस्टर्ब करें कि वो मेथड्स ही छोड़ दें. ऐसे लोग भी होते हैं, एक लाइन नहीं समझी छोड़ दो, ऐसे होते हैं लोग. तो इन्हीं लोगों को बचाने के लिए मैं 1-2 लाइन कट करवाऊंगा. तो आप बस 1-2 लाइन को इग्नोर करना, बाकी पूरा सब इजी है, समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लाइंस काफी कंसेप्चुअल है, काफी इमेजिनेशन चाहिए उसके लिए. ठीक है, इतना आसान नहीं है वो. चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये फीफो मेथड का एडवांटेज क्या है, क्यों आपको फीफो मेथड यूज करना चाहिए या कहां कहां ज्यादा बेटर होता है. बोलो पहला एडवांटेज, इट इज अ गुड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम सिंस द ओल्डेस्ट यूनिट्स आर यूज फर्स्ट एंड इन्वेंटरी कंसिस्ट ऑफ द लेटेस्ट स्टॉक. तो ये फिजिकल से मैच होती है, जो आपका अकाउंटिंग में आप कर रहे हो वो फिजिकल से मैच होता है. फिजिकल में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि पहले जो पुराने वाले हैं वही बेचते हैं, तो ये ज्यादा मैच करता है, रियलिस्टिक है, ये ज्यादा रियलिस्टिक है. ठीक है, तो ये है, तो ये गुड है क्योंकि ये रियलिटी से मैच होती है, मैचेस विथ रियलिटी. फिर है इट इज लॉजिकल, बरोबर, रियलिटी से मैच होती है इसलिए समझ में भी आ जाएगा. क्योंकि जब मैं लीफो बताऊंगा तो आपको इलॉजिकल लगेगा कि यार क्यों कोई इंसान
लेटेस्ट फ्रेश पहले दे देगा और पुराना संभाल के रखेगा, खराब हो गया तो लॉस नहीं होगा क्या? तो ये तो बेवकूफी है। तो ये मेथड ज्यादा लॉजिकल है, मतलब अगर आप नॉर्मल गुड्स की बात करो तो। इसलिए लीफो मेथड आपको इलॉजिकल लगेगी, क्योंकि कौन ऐसा इंसान है, अगर मैं वेजिटेबल की बात करूं, वेजिटेबल में अगर मैं ऐसा करूं कि लेटेस्ट देते जाऊं, पुराना बचते रहेगा, वो तो खराब हो जाएगा, मेरा नुकसान होगा ना। तो कोई अगर नॉर्मल समझदार बिजनेसमैन है तो वो हमेशा पुराना पहले देगा और लेटेस्ट रखेगा ताकि उसकी लाइफ रहे, ताकि वो खराब ना हो जल्दी, उसको लॉस ना हो। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट। ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी से मैच होता है तो आपको कुछ अलग से याद नहीं रखना है, जो हो रहा है वही आपको यहां करना है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, ईजी है अंडरस्टैंड और ऑपरेट करने में। इट फैसिलिटेट्स इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। बराबर, अगर सारे लोग फीफो यूज करेंगे तो ये पॉसिबल है, और आप भी ओवर द ईयर्स फीफो यूज करोगे तो आप अपने जो कॉस्ट है, अपना जो इन्वेंट्री है, वो आप कंपेयर कर सकते हो। और अगर सारे लोग फीफो यूज करें तो आप इंटरफर्म कंपैरिजन भी कर सकते हो और इंट्राफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज कंसिस्टेंट एंड रियलिस्टिक। बराबर, सेम। अगर आप रियलिस्टिक तो मैंने बता दिया, क्योंकि फ्लो वैसा ही है तो कॉस्ट भी रियलिस्टिक है, और कंसिस्टेंट है मतलब अगर आप मेथड कंसिस्टेंट रखोगे तो कॉस्ट भी कंसिस्टेंट आएगी और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये एकदम आसान है कि 5 एडवांटेजेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस। यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, ध्यान दो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट लिंक टू करंट प्राइसेस। बराबर, जो लोग उल्टा सोचते हैं कि यार जो आप खर्चा ले रहे हो वो तो आज का लेना चाहिए, पर फीफो मेथड से क्या होता है, पुराना जो माल आपने खरीदा था, अब इन्फ्लेशन के जमाने के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पुराना माल सस्ता होता है, और आज का जो गुड्स आपने लिया होगा, जो लेटेस्ट परचेसेस आपने किए होंगे, वो आज के प्राइस पे होते हैं, इन्फ्लेटेड होते हैं। तो इस मेथड से क्या होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है, मटेरियल जो आप इशू कर रहे हो उसका प्राइसिंग कम आता है। तो कुछ लोगों से प्रॉब्लम होती है कि आपका जो कॉस्ट है वो रियलिस्टिक नहीं है, वो आज का नहीं है, वो तो पुराना है, पर आज के प्राइजेस तो अलग हैं। तो ये कुछ लोग उल्टा भी सोचते हैं, तो उनके हिसाब से डिसएडवांटेज है। उनका मानना है कि कॉस्ट आज की आनी चाहिए। ठीक है, तो वो है नॉट लिंक टू करंट प्राइजेस, क्योंकि अपन ओल्ड इशू जो है, ओल्ड जो परचेसेस हैं, उनका जो रेट है वो अपन यहां चार्ज करते हैं। फिर है, इफ प्राइजेस आर राइजिंग, प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं, मतलब अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होगा, देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड। अंडरस्टैंड आ गया है, उसको चेंज करो, उसमें लिखो अंडरस्टेटेड। जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप इन्फ्लेशन वाले सिनेरियो में हो, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका जो कॉस्ट है वो कम आएगा, क्योंकि आपने जो इशू किया है उसका जो रेट लिया है वो पुराना वाला लिया है, जो कि कम है, आज के रेट से काफी कम होगा। तो आपका जो कॉस्ट अभी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है वो कम हुआ है, और इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ प्राइसेस आर राइजिंग, मतलब अगर इन्फ्लेशन है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज, इसको चेंज कर दो, अंडरस्टेटेड। कि अगर आप इन्फ्लेशन में हो, आपके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप पुराने इश्यूज का जो प्राइस है, पुराने परचेसेस के जो प्राइस है, वो आप इशू में डालते हो, मतलब आप कॉस्ट मानते हो, तो वो तो आज की डेट के हिसाब से कम है प्राइस, तो आपका कॉस्ट अंडर रिकॉर्डेड है, अंडरस्टेटेड है, और जो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू है वो ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इन्वेंट्री आज के प्राइजेस पे आता है। ठीक है, सॉरी। बट इफ स्टॉक टर्नओवर रेट इज हाई, बराबर, आपका टर्नओवर रेट ज्यादा है, मतलब रोटेशन ऑफ इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, ज्यादा स्टॉक आप रखते ही नहीं हो, मतलब बहुत फटाफट आपका कंजम्पशन होता है, जितने की जरूरत है आप उतना ही स्टॉक रखते हो, तो आपका स्टॉक रोटेशन बहुत ज्यादा होगा। इन्वेंट्री विल रिफ्लेक्ट इन द करंट प्राइसेस, तो वहां इतना दिक्कत नहीं होता है, करंट प्राइस ही लगभग आता है। पर आपकी इन्वेंट्री अगर बहुत ज्यादा है, 2-2, 3-3 महीने की इन्वेंट्री आप रखते हो तो प्रॉब्लम होती है, पर अगर आप हार्डली 1 हफ्ता 10 दिन की इन्वेंट्री रखते हो तो इतना डिफरेंस आता नहीं है। द इफेक्ट ऑफ करंट मार्केट प्राइसेस इज नॉट रिवील्ड इन इश्यूज व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग। तो सेम वही बोल रहे हैं कि कॉस्ट थोड़ी सी कम रिकॉर्ड होती है, जबकि कॉस्ट आज के रेट के हिसाब से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, पर वो नहीं हो पाती।
इसलिए उनको लगता है कि ड्रॉबैक है। फिर है थर्ड, इट डज नॉट प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर व्हेन मेनी लॉट्स आर परचेस्ड एट डिफरेंट प्राइसेस, द कैलकुलेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। बराबर, क्योंकि लॉट्स अगर बहुत ज्यादा हैं, अगर आप लॉट एक महीने में एक लो तो साल के तो 12 ही होते हैं, पर एक एक महीने में काफी इंडस्ट्रीज में 100 लॉट्स होते हैं। मेडिसिन वाला सोचो, हर हफ्ते हर 2 दिन में वो ऑर्डर करते हैं, सबके रेट्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो अगर आपके परचेसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अलग 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 रेट्स हैं, कि आपके सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, तो फिर वो मतलब फीफो मेथड यानी कोई भी मेथड आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगी, जहां आपको ऐसा फ्लो मैच करना पड़ रहा है। तो ये कॉमन है, लीफो के लिए भी होगा, फीफो के लिए भी होगा, कि जो लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं अगर, तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अब फिर वो ईजी नहीं बोल सकते। ठीक है। फिर है द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल रिटर्न्स इज डिफिकल्ट। बरोबर, कि वो कौन से लॉट से दिया था, कब का प्राइसिंग था, फिर वापस आया, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। बरोबर, तो प्राइसिंग रिटर्न्स की निकालना मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको मैच करना पड़ता है कि कब खरीदा, फिर वो स्टोर्स में कब इशू हुआ होगा, वो पूरा ढूंढना पड़ता है। तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जितने पे गया था उतने पे ही रिवर्स होना चाहिए। जितने पे गया था मतलब जितने पे आपने इशू किया था उतने ही रेट पे आपको वापस लेना पड़ता है। तो वो ढूंढना पड़ता है कि कौन से लॉट का था, फिर कौन से प्राइस पे आपने दिया, कब इशू हुआ था, कौन से इशू में इंक्लूडेड है। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर है हाई इन्फ्लेशन क्रिएट्स प्रॉब्लम इन रिप्लेसिंग यूज्ड मटेरियल। अब यही मैं एक पॉइंट बोल रहा था, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से पॉइंट है जो मैं कट कराऊंगा। इसका कोई मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो बेटर इसको हटा दो। तो एक पॉइंट में कट करा रहा हूं, ठीक है, सिंपली कट कर दो, ज्यादा सोचो मत, दिमाग अच्छी जगह लगाओ, प्रोडक्टिव जगह लगाओ। फिर है सिक्स्थ, यूजुअली मोर देन वन प्राइस हैज टू बी अडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर इशू। जो अपन ने अभी ऊपर देखा ना कि जब आपने 600 का इशू किया, दो अलग अलग लॉट से प्राइस आई, तो काफी बार 2 लॉट से आती है, काफी बार 3 लॉट से भी आती है, तो ये होता है। तो मल्टीपल लॉट्स के प्राइजेस आते हैं, मोर देन वन प्राइस आती है, तो ये कुछ लोगों को गलत लगता है। ठीक है। फिर है कॉस्ट कंपैरिजंस बिटवीन 2 बैचेस ऑफ प्रोडक्शंस बिकम डिफिकल्ट व्हेन इश्यूज आर प्राइस डिफरेंटली। बराबर, कंपैरिजन दिक्कत होती है अलग अलग लॉट्स में, ओवर द पीरियड नहीं, ओवर द पीरियड कंपेरेबल है, दूसरे फॉर्म से भी कंपेरेबल है, लेकिन 2 अलग अलग बैचेस हैं अगर, कि एक बैच मैंने बनाया था जनवरी में, एक बैच बनाया फरवरी में, तो वो कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपका इन्फ्लेशन अलग है, प्राइसिंग अलग होती है। बरोबर, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर प्राइस डिफरेंटली, अब इन्फ्लेशन में तो यार प्राइस डिफरेंटली होगी, अलग अलग प्राइस पे ही होता है ना, हर हफ्ते हर सम डेज में वो प्राइस अपडेट होते रहती है। बरोबर, तो ये दिक्कत होती है, ये लीफो में भी होगी, सब में होगी, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब फायदा और नुकसान था फीफो मेथड का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और ये लगभग सबसे ज्यादा यूज फ्रीक्वेंटली यूज्ड और एस्टैब्लिश्ड मेथड है फीफो, और इनकम टैक्स में भी फीफो मेथड अलाउड है, इनकम टैक्स में, और इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसमें भी फीफो मेथड अलाउड है। समझ में आ रहा है, हर जगह फीफो मेथड सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि वो रियलिस्टिक है। ठीक है, अब है उसका उल्टा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब फिजिकली रियलिटी में ऐसा चांस ही नहीं है कि कोई लेटेस्ट वाला पहला दे दे और पुराना माल रख के रखे, ऐसा इलॉजिकल है। बट बुक्स में आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, और मैंने बोला भी है कि कुछ फ्यू एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें एक्चुअली फिजिकल फ्लो भी ऐसा होता है। तो आपके प्रोडक्ट में फिजिकल फ्लो ही ऐसा है, तो फिर तो आपके लिए लीफो ही बेस्ट है। अगर आपके प्रोडक्ट का नेचर ही वैसा है कि आप नया वाला पहले देते हो, पुराना वाला जितना स्टोर कर सकते हो उतना अच्छा है, प्रिजर्व करना अच्छा है अगर आपके इन्वेंट्री वाले फील्ड में, तो फिर आप लीफो यूज करो, तो आपके लिए ज्यादा लॉजिकल और रियलिस्टिक मानी जाएगी। ठीक है, द प्रिंसिपल एडॉप्टेड इज दैट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज फ्रॉम द लेटेस्ट परचेज। बराबर, जो आप इशू करते हो, मटेरियल यूज मतलब इशू, जो आप इशू करते हो और जो यूज हो रहे हैं वो लेटेस्ट परचेज लॉट में से आप दे रहे हो। द इन्वेंट्री इज प्राइस्ड एट द ओल्डेस्ट कॉस्ट। बराबर, जो आप इशू कर रहे हो वो तो कॉस्ट पे चार्ज हो रहा है, लेटेस्ट वाला कॉस्ट पे चार्ज हो रहा है, तो इन्वेंट्री काय पे वैल्यू की जाएगी, इन्वेंट्री में क्या बचेगा, जो पुराना वाला है, तो आपकी इन्वेंट्री यहां पे ओल्ड कॉस्ट पे आएगी, इन्वेंट्री ओल्ड कॉस्ट पे आएगी। और इसमें मतलब आप चार्ट बना लो, बेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं। बोलो, फीफो लीफो,
ठीक है, कॉस्ट इन्वेंट्री, बोलो क्या होगा। फीफो में कॉस्ट, मतलब मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन की सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर मैं इन्फ्लेशन मानूं तो मैं एक ओल्ड प्राइस रखूंगा और एक लेटेस्ट प्राइस रखूंगा, ठीक है। तो बोलो फीफो मेथड में कॉस्ट पे क्या चार्ज होता है। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कॉस्ट पे क्या चार्ज होता है, पुराना वाला ओल्ड, और इन्वेंट्री कौन से प्राइस पे बचता है, लेटेस्ट। और यहां उल्टा, कॉस्ट में लेटेस्ट जाता है और इन्वेंट्री में ओल्ड आता है। तो ऐसा लिख लो, क्वेश्चन पे दिक्कत नहीं होगी। बना लो, पॉज कर लो, बना लो। ठीक है, पॉज करके बना लो, आगे बढ़ते हैं। एज द मेथड अप्लाइज द करंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, करंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स। यहां करंट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, बराबर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप आज उसको लेने जाओ, जैसे कि मेरे पास कैलकुलेटर है, अगर मैं आज ये लेने जाऊं तो कितने का मिलेगा, तो वो होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बराबर। तो क्योंकि ये लेटेस्ट प्राइस पे सब चीज मतलब कॉस्ट जा रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेटेस्ट होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। यहां पे कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है उतनी आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड इन मैचिंग द कॉस्ट विद रेवेन्यू इन द इनकम डिटरमिनेंट प्रोसीजर। तो ये इसलिए भी बेटर मानी जाती है क्योंकि रेवेन्यू आज की है तो कॉस्ट भी आज का होना चाहिए, तो मैच होगा प्रॉपर। आज की रेवेन्यू, आज के प्राइजेस के हिसाब से रेवेन्यू और आज के प्राइजेस के हिसाब से कॉस्ट मैच होती है तो प्रॉफिट सही आता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। सेम देखो, डेटा सेम है, बोलो क्या होगा कि यहां डायरेक्ट इशू दिया है, डेटा सेम है ऊपर, कि अगर इस तरह से रिसीव हुआ है तो बताओ, यहीं के यहीं बताओ कि लीफो में क्या होगा। 600 मुझे इशू करना है, 600 मुझे इशू करना है, लीफो मेथड से करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बोलो तो पहले कौन से लॉट से आएगा, 250 केजी वाले लॉट का प्राइस पहले इशू होगा। तो 600 में से पहले मैं 250 इशू करूंगा एट द रेट ऑफ 5.5। अब 600 में से 250 दे दिए, कितना बचा, 600 माइनस 250 तो आया 350। अब 350 कौन से लॉट का दूंगा मैं, वो दूंगा 500 केजी में से, यानी रेट कितना चार्ज होगा, 5, ठीक है। तो यहां बैलेंस निकाला 350 और लॉट लिया 500 वाला, ठीक है। ये लॉट प्राइस के लिए देखना है, 500 वाला लॉट है तो मैं काई के लिए 500 कर रहा हूं ताकि मैं रेट लूं, रेट 5 लेना है मुझे, ठीक है। तो ये दोनों मिला के देखो, केजी हो गया 600 और दोनों का कॉस्ट यहां मल्टीप्लाई करके निकलेगा 250 इंटू 5.5 तो कॉस्ट हुआ 1375 और 350 इंटू 5 तो कॉस्ट हुआ 1750 और टोटल कॉस्ट जो मैं चार्ज करूंगा वो है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो आएगा 3125, ठीक है। तो देखो फीफो में क्या आया था 3050, फीफो में कितना आया था 3050 और लीफो में आया है 3125। तो दोनों का कॉस्ट अलग अलग है और दोनों की इन्वेंट्री निकालोगे तो वो भी अलग आएगी। निकालो इन्वेंट्री निकालो, बोलो टोटल आपके पास देखो कितना था 500 प्लस 250, आपके पास टोटल है 750, उसमें से आपने इशू किया है 600 तो बैलेंस कितना बचेगा 150। तो इन्वेंट्री एक्चुअली कितना है 150, क्वांटिटी 150 रहेगी, मेथड कोई भी लो, क्वांटिटी हर मेथड में सेम आती है, वैल्यू की बात हो रही है, वैल्यू अलग अलग आती है, ठीक है। तो फीफो मेथड में आपने क्या किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपने पहले पूरा 500 केजी दे दिया, फिर आपने 250 में से कितना दिया, देखो 100 तो बचा कितना 150, तो वो कौन से लॉट से होगा, 250 वाले लॉट से होगा। तो यहां मैं फीफो मेथड में इन्वेंट्री निकाल रहा हूं कि 150 केजी बचा है और कौन से लॉट से था 250 वाले, तो उसका प्राइस था 5.5, तो कितना मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू आएगा 150 इंटू 5.5 तो आया 825। तो कौन से लॉट से इन्वेंट्री बच रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसका रेट लेना है। तो ये 250 वाले लॉट से बचा तो 5.5 आएगा और यहां देखो आपने 250 वाला लॉट तो पूरा ही दे दिया, यहां 500 लॉट में से बचा है तो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आएगी, बोलो जो 150 क्वांटिटी है इंटू रेट लूंगा मैं 500 केजी वाला लॉट का यानी 5, तो 150 इंटू 5 तो आएगा 750, ठीक है। तो दोनों का देखो कॉस्ट भी अलग आया, दोनों का इन्वेंट्री वैल्यू भी अलग आएगा, ठीक है। लिख लो, पॉज करो, लिख लो, पूरा अच्छे से लिखो, दोनों लिखो, कॉस्ट भी लिखो और इन्वेंट्री वैल्यू भी लिखो।
नहीं समझ में आया तो एक बार और बैक जाके फिर से देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था, तो ये दिया है देखो 250 पूरा आएगा, लीफो है क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इनटू 5.5 आएगा, 250 वाले लॉट का प्राइस आया, और फिर रिमेनिंग कहां से देंगे, 500 वाले में से। रिमेनिंग कैसे निकलता है, 600 माइनस जो ऊपर लिया 250 दे दिया ना, 600 में से 250 दे दिया तो बचा कितना 350, वो 500 वाले लॉट से देंगे, तो रेट लेंगे 500 kg वाले लॉट का, ठीक है। तो ये पूरा उसका कैलकुलेशन है। अब लीफो के क्या फायदे हैं, इट इज सिंपल एंड यूजफुल व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, ठीक है, ये भी यूजफुल है, इसमें भी फ्लो मैच करना है, यानी ये भी इजी है, वैसे यूज करने के लिए भी इजी है। फिर इट इज गुड मेथड टू अवॉइड टैक्स, टैक्स के लिए काफी अच्छा है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा चार्ज होती है, कॉस्ट ज्यादा चार्ज होगी तो प्रॉफिट कम आएगा, इसीलिए टैक्स में अलाउड नहीं है, इसीलिए बरोबर नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स, क्योंकि इससे टैक्स कम आता है, ये मेथड अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स। फिर इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड, इट मैचेस करंट कॉस्ट विद करंट रेवेन्यू, ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा था कि आज की कॉस्ट आती है, रेवेन्यू भी आज की है, तो ये बेटर प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करता है, खासकर इन्फ्लेशन के जमाने में। फिर इट रिवील्स रियल इनकम इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, सेम रियल इनकम, ट्रू प्रॉफिट बताएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत फर्क पड़ जाता है, इन्फ्लेशन बहुत कम है, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर 2-3% का इन्फ्लेशन है तो ठीक है, पर अगर बहुत हाई इन्फ्लेशन चल रहा है 10%, 12%, 15%, तो फिर बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इट मिनिमाइजेस द, अच्छा ये भी शायद एक पॉइंट है जो भारी वाला है, एक मिनट मैं देख लेता हूं। करेक्ट, ये एक और पॉइंट है जो हमको कट करना है ताकि दिक्कत ना हो, कट कर दो, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मेरे पास, ठीक है। तो एक मैंने वहां कटवाया, एक यहां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 4 अपन ने एडवांटेजेस पढ़े, सिंपल है अगर ट्रांजैक्शंस कम है तो। सेकंड, टैक्स अवॉइड कर सकते हो, टैक्स कम आता है इसमें, उस हिसाब से अच्छी है। थर्ड, रियल इनकम बताता है अगर प्राइसेस राइजिंग है तो, और अच्छा मैचिंग होता है कॉस्ट और रेवेन्यू का। अब है नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस, व्हेन रेट्स ऑफ मटेरियल रिसिट्स आर हाईली फ्लक्चुएटिंग, सेम जो अपन ने ऊपर फीफो में पढ़ा कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, बहुत ज्यादा लॉट्स हैं तो दिक्कत होता है, इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने बताया था कि दोनों में प्रॉब्लम है, जब भी ट्रांजैक्शन ज्यादा हैं, रेट ज्यादा हैं, लॉट ज्यादा हैं, तो दोनों में जब जहां जहां मैच करना पड़ रहा है ना, वहां वहां दोनों में परेशानी होगी आपको। फिर है मोर देन वन प्राइस सेम, एक लॉट से ज्यादा लॉट्स के प्राइजेस आ सकते हैं, जैसे अपन ने यहां पढ़ा 2-2 लॉट्स हैं अलग अलग, तो ये सेम है, फीफो में भी था, लीफो में भी रहेगा, ठीक है। फॉर एन इशू, कॉस्ट ऑफ डिफरेंट बैचेस वेरी, ये भी सेम, 2 अलग अलग लॉट्स, 2 प्रोडक्शन के 2 अलग अलग लॉट्स हैं, दोनों के प्राइजेस मटेरियल के अलग अलग हैं, तो वो कंपेयर करने में दिक्कत होती है, कंपेरेबल नहीं होते क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। कॉस्ट ऑफ डिफरेंट बैचेस वेरी ग्रेटली, मेकिंग इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन डिफिकल्ट, ठीक है। द स्टॉक रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड ड्यूरिंग फॉलिंग प्राइजेस, ये भी थोड़ा सा धुंधला पॉइंट है कि फॉलिंग प्राइस अगर उल्टा है, फॉलिंग प्राइस है यानी डिफ्लेशन है, प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, तो उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा इसमें अभी कि लेटेस्ट प्राइस कम है तो आप कॉस्ट लेटेस्ट प्राइस पे डालोगे यानी कम वाले पे डालोगे, मतलब जो फीफो में हो रहा था वो अब लीफो में होगा अगर आप डिफ्लेशन में हो, रिसेशन में हो, तो मतलब ये रिसेशन की बात हो रही है, तो आपको स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ सकता है क्योंकि वहां फॉलिंग प्राइसेस है। तो जो इस मेथड का लॉजिक है वो फिट ही नहीं हो रहा कि करंट कॉस्ट जाना चाहिए ना, पर जाएगा ही नहीं क्योंकि प्राइसेस तो कम हो रही है, तो उल्टा होगा, तो फीफो वाला इफेक्ट आएगा। तो इसलिए आपको हो सकता है कि फॉलिंग प्राइसेस में चीजों को एडजस्ट करना पड़े। फिर है अनलेस परचेस एंड सेल ऑकर इन द इक्वल क्वांटिटी द करंट कॉस्ट कैन नॉट बी इजीली मैच्ड विद द करंट रेवेन्यू। मतलब पढ़ने में और सुनने में आसान लगता है कि करंट कॉस्ट और ये मैच हो रहा है, पर अलग अलग लॉट से कॉस्ट आ रही है ना, अगर 3 अलग अलग लॉट से आप 3 अलग अलग रेट से ले रहे हो तो कुछ पुराने भी रेट आ गए, फिर करंट कॉस्ट कैसे हुआ। तो अगर लॉट साइज एग्जैक्टली मैच हो रही है कि ये लॉट आया 500 का, ये लॉट गया पूरा, तो मैं बोलूंगा ठीक है एक ही रेट है तो अपन लेटेस्ट वाला कॉस्ट में डाल रहे हैं। पर अगर आपके जो रेट्स हैं वो 3 अलग अलग 4 अलग अलग लॉट से आ रहे हैं और फिर उसमें एक आधा लॉट पुराना भी है,
तो फिर ये मतलब ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ करंट कॉस्ट और करंट रेवेन्यू मैच हो रही, क्योंकि लॉ इशू करते हैं कुछ बहुत पुराने रेट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो दिया है, तो इक्वल क्वांटिटीज में तो ज्यादा बेटर है, पूरा लॉट आता है, पूरा लॉट जाता है, तो इससे थोड़ा एक ही प्राइस आती है, लेटेस्ट प्राइस ही आती है। फिर है कंपनी कैन टाइम द परचेसेस, ये भी थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि ये बोलते हैं कि कंपनी कैन टाइम द परचेसेस टू कॉज हाई और लो कॉस्ट, दस चेंजिंग द रिपोर्टेड इनकम एट विल। तो ये भी मैं मतलब मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है कि कैसे आप परचेसेस टाइम करोगे, कि परचेसेस तो नीड के हिसाब से होते हैं, परचेसेस नीड के हिसाब से होते हैं। उसमें से प्लानिंग क्या कर सकते हैं कि बिलिंग कब लेनी है, बिलिंग आपके हाथ में, कि मैंने खरीद लिया, बिल मैं बोलूंगा अगले महीने का दे दो, वो सेटिंग होती है। तो यहां जो लैंग्वेज लिखी है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर ये जरूर होता है कि हाँ मैंने गुड्स फिजिकली ले लिए, पर मैंने बोला बिल अगले महीने का दे दो या बिल बैक डेट का दे दो, ये जुगाड़ चलता है। तो आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। बिलिंग में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, बिलिंग की जो डेट है उसको एडजस्ट कर सकते हो, पर एक्चुअल परचेसेस नीड के हिसाब से होते हैं, उसमें कोई ये वैल्यूएशन की वजह से चेंजेस नहीं करता है, बराबर, अनरियलिस्टिक है वो। फिर है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस कैन बी इफेक्टेड बाय एन अकाउंटिंग चेंज, एम्प्लॉइज विल हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ दिस चेंज। तो ऊपर ही दिया है कि अगर आप परचेसेस कम ज्यादा करके कॉस्ट चेंज करते हो, और काफी सारे जो पेमेंट्स होते हैं एम्प्लॉइज के वो प्रॉफिट पे बेस्ड होते हैं, तो अगर आप कॉस्ट बदल रहे हो तो प्रॉफिट भी बदलेगा, और प्रॉफिट बदलेगा तो ये सारे पेमेंट्स भी बदलेंगे। तो काफी लोग बुक में एडजस्टमेंट्स करते हैं, जो कि डिसएडवांटेजेस है कि आप मतलब प्रॉफिट सपोज मुझे घटाना है ताकि बोनस कम आए, तो मैं परचेसिंग के टाइमिंग में आगे पीछे करूंगा और मैं इस तरह से उसको चेंज करूंगा कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाए, और मेरी कॉस्ट अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आया तो मेरे बोनस के पेमेंट्स कम हो जाएंगे। तो ये सब जो मैंने किया ये एम्प्लॉइज को समझेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एज अ डिसएडवांटेज लिया है कि आप चीट कर रहे हो, आप चीट कर रहे हो, आर्टिफिशियल कर रहे हो, नेचुरली जो हो रहा है उसको होने दो, ठीक है। तो ये था लीफो। आगे बढ़ते हैं, अब है हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब यहां फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं देख रहे अपन, यहां वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं कि जो भी आपके पास लॉट्स हैं, जो भी बिल्स हैं आपके पास, उसमें जो भी हाईएस्ट रेट वाला होगा वो पहले चार्ज करेंगे, वो पहले इशू करेंगे। मतलब ये वैल्यू बेस्ड है, कॉस्ट बेस्ड। जैसे अगर आपके पास 3 अलग अलग लॉट्स हैं, एक रेट है 5 रुपीज वाला, पर यूनिट 5 रुपीज में लिया गया है, एक 5.5 में लिया गया है और एक 6 में लिया गया है, तो मैं टाइमिंग नहीं देखूंगा, यहां डेट वाइज नहीं है, यहां कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, यहां वैल्यू वाइज है कि जो भी महंगा खरीदा गया है वो पहले दे दो, यानी कॉस्ट ज्यादा ही आती है इसमें, और जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो काफी कम आती है, ठीक है। तो वो दिया है, द प्रिंसिपल एडॉप्टेड इज दैट कॉस्टलीस्ट मटेरियल, जो सबसे ज्यादा महंगे रेट पे आपने लिया है, आर इशूड फर्स्ट एंड इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। द मेथड रिक्वायर्स डिटेल रिकॉर्ड्स, इट इज मेनली यूज्ड फॉर मोनोपोली प्रोडक्ट्स और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। दो जगह ऐसा चलता है, क्योंकि आपके हाथ में, देखो मोनोपोली आपके हाथ में, तो आप अपने हिसाब से चार्जिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से बाय और सेल कर सकते हो। और फिर एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वहां प्राइस पहले डिसाइड नहीं होती, पहले कॉस्ट कैलकुलेट होगी, एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाएगी, और उसके हिसाब से फिर प्रॉफिट जोड़ के आप सेलिंग प्राइस निकालते हो। तो यहां आप दो जगह यूज कर सकते हो। तो हीफो मेथड दो जगह कहां यूज हो सकती है, मोनोपोली प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। और फिर व्हेन स्टॉक्स आर अंडर वैल्यूड अ सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड, बराबर। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली तो कुछ और ही हुआ है, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता ना कि आपने महंगा प्रोडक्ट दे दिया, पर आप बुक्स में क्या मान रहे हो कि आपने महंगा पहले दे दिया, मतलब आपका कॉस्ट ज्यादा चार्ज हो रहा है, पर एक्चुअली तो ऐसा हुआ नहीं होगा। एक्चुअली या तो फीफो होता है या तो लीफो होता है, तो इसलिए उनका बोलना है कि आप कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर रहे हो। कॉस्ट ज्यादा चार्ज करने से एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो रही, मतलब बुक्स में कॉस्ट ज्यादा है, एक्चुअली कॉस्ट कम है, यानी जेब से पैसे कम जा रहे हैं पर आप बुक्स में ज्यादा दिखा रहे हो, तो आपका सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा। जैसे अगर मेरा कॉस्ट है 50,000, 50,000 मेरा कॉस्ट है एक्चुअल, पर मेरे बुक्स में दिख रहा है 60, अरे तो 10,000 का क्या होगा, आप 60 कॉस्ट दिखा रहे हो तो 60 का आउटफ्लो भी होगा, अरे पर आउटफ्लो तो 50 हुआ है ना, 10,000 आपके पास एक्स्ट्रा पड़े और बुक्स में दिख भी नहीं रहे, तो ये सीक्रेट रिजर्व है, इसको सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है। और स्टॉक अंडर वैल्यूड होते ही है क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे है ना, उसमें आपने कोई टाइमिंग नहीं देखी, आपने कुछ मैच नहीं किया, आपने कॉस्ट के हिसाब से दिखा है, तो उसमें हमेशा इन्वेंट्री की वैल्यू कम ही आती है, क्योंकि अपने आप वो लोएस्ट प्राइस पे ही वैल्यू होती है, पर उसकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होती है।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे क्या आ सकता है, एक फुल फॉर्म आता है, हीफो का फुल फॉर्म बताओ, फिर एक आता है कि डेफिनेशन आती है कि कौन से मेथड में हाईएस्ट या कॉस्टलीस्ट मटेरियल पहले इशू होता है, तो हीफो आएगा। फिर ये है कि दो कहाँ यूज होता है, मोनोपोली प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो लास्ट है कि अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है हीफो मेथड में तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होती है। कौन से मेथड में सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होती है, हीफो में, और कहीं भी देखो आया नहीं है और ना आने वाला है। सीक्रेट रिजर्व बोले तो हीफो, ठीक है। और लास्ट है इस पूरे कैटेगरी में बेस स्टॉक मेथड। मतलब ये बहुत नॉर्मल सी मेथड है कि अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था सेफ्टी स्टॉक, तो ये बेस स्टॉक का मतलब सेफ्टी स्टॉक है कि आप कुछ स्टॉक सेफ्टी स्टॉक रखते हो, वो आप डे टू डे में कंज्यूम करते ही नहीं हो, वो एबनॉर्मल सिचुएशंस के लिए लगा रहता है। और सेफ्टी स्टॉक के जो ऊपर वाला इन्वेंट्री का जो ये है वो आप कंज्यूम करते हो, वो आप इशू करते हो। तो जो मैंने आपको एक बताया भी था, जो अपन ने वेरियस लेवल पढ़े थे ना, ये वेरियस लेवल वाला ही है कि सपोज यहां मेरा सेफ्टी स्टॉक है तो ये मेरा लॉक हो जाता है, सेफ्टी स्टॉक लॉक हो जाता है। सेफ्टी स्टॉक न आता है न जाता है, वो बस फर्स्ट टाइम आएगा और पड़ा रहेगा, फिर इशू नहीं होता। मतलब जब भी आप इशू कर रहे हो आप सेफ्टी स्टॉक इशू नहीं कर सकते। उसके ऊपर का जो है ये वाला, तो ये वाला इशू होते रहता है और इसी में रिसीट ऐड होते रहता है, मतलब इसको आप लॉक कर देते हो। ठीक है, तो देखो कैसे इस मेथड में कैसे होता है। अ सर्टन मिनिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल इज ऑलवेज कैरीड, बरोबर, यानी आप सेफ्टी स्टॉक रखते हो एंड इज प्राइस एट द ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने रखा और लॉक कर दिया। तो लॉक क्या किया आपने, कॉस्ट। फिजिकली लॉक नहीं करना है, सब मैं वही बता रहा हूं, ये सब बुक में हो रहा है। फिजिकली कोई गुड्स अलग से नहीं रखना है, वो तो खराब हो जाएंगे। तो बुक्स में पहला जो लॉट आया और जो आपने जितना सेफ्टी स्टॉक रखा है वो ओरिजिनल प्राइस आपको लॉक कर देना है, ओरिजिनल प्राइस लॉक कर देना है। ठीक है, तो दिया है यूजुअली एट द लोएस्ट परचेज प्राइस। अगर आप इन्फ्लेशन मानो तो सबसे पहले जो खरीदा होगा वो सबसे कम प्राइस होगा, इन्फ्लेशन अगर मैं अज्यूम करूं तो। द पोर्शन ऑफ स्टॉक अबाउट दिस लेवल, तो जो भी नॉर्मल फ्लो होगा, जो भी रिसीट होगा, जो भी इशू होगा, जो भी होगा, अब वो अबाउट दिस लेवल होगा, क्योंकि ये जो सेफ्टी स्टॉक का लेवल है आपने लॉक कर दिया, ये इशू के लिए आप यूज नहीं करोगे। जितने पे लिया था उतने पे आपने स्पेसिफिक मेथड से, मतलब जो प्राइस पे आया था वो प्राइस पे आपने कर दिया। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जब आप चार्ज कर रहे हो, मतलब वो तो स्पेसिफिक मेथड हो गई ना, जो पहला पहला पड़ा था स्पेसिफिक प्राइस। समझ में आ रहा है? तो सेफ्टी स्टॉक तक स्पेसिफिक प्राइस यूज होता है। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, ये सेफ्टी स्टॉक का स्पेसिफिक प्राइस मेथड यूज होता है। और यहां जो है, यहां आप अपनी मर्जी से, अबव वाले में आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बस स्प्लिट करना है कि जो सेफ्टी स्टॉक है उसके लिए कोई नॉर्मल मेथड यूज नहीं होती, उसके लिए ओरिजिनल कॉस्ट ही चार्ज की जाती है, और उस लेवल के ऊपर जो भी इश्यूज और रिसिप्ट होंगे उसके लिए आप फीफो, लीफो या कोई भी नॉर्मल मेथड यूज कर सकते हो। तो जब आप सेफ्टी स्टॉक रखते हो तब वो बेस स्टॉक मेथड बोलते हैं, क्योंकि उसमें फीफो, लीफो भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो वो दिया है अबाउट दिस लेवल इज इशूड एंड प्राइस्ड अंडर एनी वन ऑफ द मेथड। ठीक है, तो मेथड एक्चुअली यूज होती है एनी, मतलब अबाउ वाले के लिए, जो सेफ्टी स्टॉक के ऊपर जो लेवल है उसके लिए आप कोई भी नॉर्मल मेथड यूज कर सकते हो। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज स्टॉक में बी अंडर वैल्यूड एंड हेंस, क्योंकि कुछ पार्ट आपने ओरिजिनल प्राइस पे रखा ना, तो वो तो पुराने प्राइस पे ही चल रहा है, तो वो तो अंडर वैल्यूड हो गया, क्योंकि आज की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। आज की वैल्यू के हिसाब से आप वैल्यू करोगे तो बहुत ज्यादा होगी, वो ओरिजिनल प्राइस पे ही वैल्यूड रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट सेफ्टी स्टॉक वैल्यूएशन आपका ओवरऑल स्टॉक थोड़ा सा वैल्यू कम ही आता है। ठीक है, एंड हेंस कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल विल नॉट बी रिलायबल, तो लागत ज्यादा ही दिखेगी। मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंट्री क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस करते हैं। और अगर माइनस करने वैल्यू आप वाली वैल्यू कम करोगे तो आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा दिखता है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10 lakhs और मैं दो अलग अलग इन्वेंट्री की वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है, माइनस पहली इन्वेंट्री की वैल्यू है 1 लाख और एक में अंडर वैल्यूएशन हो रहा है सपोज 80,000, बोलो तो क्या होगा, यहां आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है ना, बराबर, तो यहां आपका कॉस्ट आएगा 9 lakhs और यहां आपका कॉस्ट आएगा 9,20,000, यहां आपका 20,000 कॉस्ट ज्यादा आएगा, तो आपका आरओआई कम आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम दिखेगा, बराबर। तो इसलिए वो दिखाए कि कंप्यूटर रिटर्न इनकम विल नॉट बी रिलायबल, तो उसको डिस्टर्ब हो जाएगा।
वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो रिलायबल नहीं है, वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है बेस स्टॉक मेथड, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे मेन मेथड्स कर लिए। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा उसमें फिर अपन एवरेज और जो भी रिमेनिंग है वो अपन करेंगे। अब जो इसके अलावा है उसका ज़्यादा वेटेज नहीं है और वो थोड़े से एक दो मेथड कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। अभी तक का देखो जो भी था ईजी था और आप कर सकते हो, उस लेवल का था, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन फीफो लीफो पे आते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट में अपन ने ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कवर कर लिया, ठीक है।